हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनित शर्मा, आपका अपना दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को बेयर एक्ट को पढ़ने में आने वाली समस्याओं के बारे में, कैसे बेयर एक्ट को आसानी से पढ़ा जाए, कैसे उसकी भाषा को समझा जाए, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अपने पिछले दो वीडियोज में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके प्रियम्बल और पार्ट वन के बारे में डिस्कस किया था। कल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मैं आपके बीच हाजिर नहीं हो पाया था। कुछ कुछ तकनीकी समस्याएं आज भी आ रही हैं जिनके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, परंतु याद रखिएगा, अगर यदि दिक्कतों के सामने हार मान ली फिर जीवन व्यर्थ है। जीवन में हमेशा लड़ते रहना ही, क्योंकि जो लड़ेगा वही जीतेगा। वो क्या जीतेगा जो लड़ाई से बाहर बैठा है, वो नहीं जीत पाएगा। अगर यदि जीतना है तो लड़ना होगा। लड़ते वक्त कभी हार भी मिलेगी तो जीत भी मिलेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, हमारा जो आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, और उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो हम शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान करने की कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस वक्त हम 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब दो नए देश बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। सॉरी, इंडिया तो पहले से ही था, पाकिस्तान नया देश बना था। अंग्रेज हमारे देश को बांट कर जा रहे थे, बल्कि दो देशों में नहीं, वो तो अगर पॉलिटी की बात करें तो 550 रियासतों में बांट कर जा रहे थे। ये तो हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे नेताओं का, सरदार पटेल जी जैसे, वीपी मेनन जैसे अफसरों का, और भी अन्य नेताओं का, जिन्होंने इस देश को एक करके रखा। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात न करते हुए हम ये बात करते हैं कि सिटीजनशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसके प्रावधान करने पड़े। क्योंकि लोगों 1947 से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। हमारे इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए, या पाकिस्तान की टेरिटरी से कुछ लोग इंडिया में आए। तो सरकार के सामने एक क्वेश्चन था कि कैसे, कौन लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब तक सिटीजन्स को डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक सिटीजन्स को उनकी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तब तक वो उनको देश के अंदर उनके कर्तव्यों का निर्धारण नहीं हो सकता, उनके अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक एक देश की कल्पना नहीं की जा सकती थी, उस देश को चलाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी जो पिछले 1000 वर्षों से भी ज़्यादा से गुलामियां झेल रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप को इसलिए रखा गया कि सबसे पहले तो हमें सिटीजनशिप देनी है लोगों को, उसके बाद आगे का प्रोग्राम करना है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 में यूनियन बन गया, पार्ट 2 में लोग आ गए, सिटीजनशिप दे दी है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते शुरू कर देंगे काम। तो हम ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए, हमारा आज का टॉपिक सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक चलता है, उस पर हम बात करेंगे। और ये 1 घंटे तक का ये लेक्चर होगा। अगर उसमें हमें समय मिलता है तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए मित्रों, सिटीजनशिप जो है वो हमारे संविधान के भाग 2 में दी गई है, पार्ट 2 में दी गई है। पार्ट 2 ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। इसके लिए आपको पता है कि सिटीजनशिप के सिर्फ यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, रूल्स वगैरह जो है अलग से ही सिटीजनशिप एक्ट बनाया हुआ है 1955 का, जिसके ऊपर अमेंडमेंट भी आया है अभी 2019 में, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहा गया 2019। इससे पहले भी अमेंडमेंट्स उसमें होते रहे हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक जो यहाँ पे संविधान में सिटीजनशिप के प्रावधान दे रखे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 5, अगर आपके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट नहीं है तो ले लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए ताकि कुछ भी हो आप नोट कर सकें।
तो हम बात करते हैं आर्टिकल 5 जो कि बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने पर सिटीजनशिप का क्या प्रावधान होगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज होम डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने पर जो पर्सन, हर एक वो व्यक्ति जिसका डोमिसाइल का मतलब निवास, जिसका निवास भारत में हो, भारत के क्षेत्र में हो, एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, भारतीय सीमा में पैदा हुआ हो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर उसके माता पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या फिर हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग सच कमेंसमेंट, या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से, कमेंसमेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले 5 साल या उससे ज़्यादा से भारत का मूल रूप से भारत का वो निवासी रहा हो, तो वो क्या होगा, वो हर एक वो व्यक्ति भारत का सिटीजन होगा। ठीक है ना भाई, या तो वो पहले से ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का, या वो इंडिया में जन्मा हो, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में जन्मा हो, या फिर संविधान के लागू होने से पहले 5 साल या उससे ज्यादा से वो भारत का मूल निवासी रहा हो, तो हर वो व्यक्ति भारत का सिटीजन कहलाएगा। ये बात ये कहना चाहता है। उसके बाद अगर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बात करता है, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो व्यक्ति पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया में आए हैं, उनके सिटीजनशिप के बारे में अपना जो है आर्टिकल 6 प्रावधान करता है। ये क्या कहता है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। इस बात को आप ब्रैकेट में कर लीजिए। सबसे पहली बात नोट विद स्टैंडिंग से लेकर के आर्टिकल 5 तक, ताकि जिससे कि ये क्या कहता है कि आर्टिकल 5 में लिखी हुई बातों के अलावा, ठीक है ना, इसका मेन मकसद ये है, लेकिन आप इस चीज़ को ब्रैकेट में रखिए। ये ऐसे वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, हमें भी मतलब कोई भी ब्रैकेट हो, कोई भी लॉ का स्टूडेंट हो, नोट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट टू, इनको जो है आप ब्रैकेट में डाल लीजिए, उनको स्किप करते हुए पढ़िए। उससे क्या होगा कि उस सेक्शन की, उस आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, इसमें आ गया ए पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान, shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if, ये क्या कहना चाहता है कि जो भी व्यक्ति इस संविधान के लागू होने पर भारत की, पाकिस्तान की टेरिटरी से भारत की टेरिटरी में, जो टेरिटरी भारत में इंक्लूड है उसके अंदर आया है, तो उसे जो है संविधान के लागू होने पर भारत का सिटीजन माना जाएगा। इफ, यदि ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वह या उसके माता पिता में से कोई, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई, वाज बोर्न इन इंडिया डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एज ओरिजिनली इलेक्टेड। भाई इसमें क्या कहना है, यदि वो सिटीजन तो होगा यदि या तो वह खुद, या उसके माता पिता में से, या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक, ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है। उसके बाद उनमें से कोई भी एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भारत की जो डेफिनेशन दी हुई है, उस भारत के अंदर वो रहता हो, उसके अंदर वो पैदा हुआ हो। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, इन द केस व्हेन where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in a territory of India since the date of his migration। ठीक है ना, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट हो गया है, तो उसके बाद से वो लगातार वहाँ इंडिया का मूल निवासी होगा। मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो। उसके बाद इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर माइग्रेट हुआ है, ही हैज बीन रजिस्टर्ड
एज इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन। तो वो जो अगर वो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट हुआ है तो वो उस अफसर को, जो अफसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा डोमिनियन उस टाइम हमारा जो 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया, जब तक हम रिपब्लिक नहीं बन गए, तब तक हमारा स्टेटस डोमिनियन का स्टेटस था, डोमिनियन ऑफ इंडिया कहलाते थे हम। तो उसमें ये क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया में आया है तो वो उस ऑफिसर को, जो ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के द्वारा अपॉइंट किया गया है उस सिटीजनशिप देने के लिए, उसको जो एप्लीकेशन देगा, और उस एप्लीकेशन को देने की शर्त क्या है कि उस एप्लीकेशन के प्रेजेंट करने से पहले वो 6 महीने तक, ये ना 6 क्या कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो recognized unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately proceeding। वो उस एप्लीकेशन के देने से 6 महीने पहले तक वो इंडिया का सिटीजन रहा हो, तब ही उसको जो है इस तरह से सिटीजनशिप दी जाएगी। ये बात इसके अंदर कहती है। उसके बाद अगला कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो इंडिया की टेरिटरी से जो पाकिस्तान की टेरिटरी में माइग्रेट हुए थे, ये उनके बारे में बात करता है कि उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा। नोट विद स्टैंडिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि नोट विद स्टैंडिंग से लेकर के और आर्टिकल 5 और 6 यहाँ तक जो है आप इसको ब्रैकेट में डाल करके उसके बाद आगे पढ़े। ए पर्सन हु हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो इंडिया की टेरिटरी से अब पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर गया है 1 मार्च 1947 के बाद, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये रहा कि जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है करेगा। लेकिन इसका एक प्रोविजो दिया हुआ है, और वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन। इस आर्टिकल में दी हुई कोई भी बात उस पर्सन पर लागू नहीं होगी हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में, पहले तो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया, वो माइग्रेट हो गया, हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में फिर वो इंडिया की टेरिटरी में वापस आ गया। उसको लगा कि नहीं भाई वहाँ पे तो ठीक नहीं है, वहाँ पे सेफ है, लोचा है, वहाँ पे अपना कुछ नहीं हो सकता, आप वापस बैक टू होम अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट। उसके लिए जो उसको परमिट मिलेगा रीसेटलमेंट का, परमानेंट रीसेटलमेंट का। भाई जब तू वापस आ गया तो परमानेंटली तेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इशूड बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ या उसके अथॉरिटी के अंडर में इशू किया हुआ वो परमिट होगा। एंड एवरी सच पर्सन शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑफ क्लोज बी ऑफ आर्टिकल 6। क्लोज बी ऑफ आर्टिकल 6 क्या कहता था कि ये रहा जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, ठीक है। उसके बाद वो उसमें वो कहता है कि इसके सब्जेक्ट टू वो इसका जो है सिटीजन होगा। मतलब सीधी सी बात ये कहता है कि पहली बात तो ये कह दिया मेन तो आर्टिकल 7 में कि जो पर्सन पाकिस्तान की टेरिटरी में माइग्रेट हो गया और 1 मार्च 1947 के बाद वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। लेकिन प्रोविजो क्या दे रखा है कि अगर यदि कोई पर्सन पहले तो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया, उसके बाद उसको लगा कि ना भाई साहब वापस बैक टू होम होना चाहिए, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, यार मन मज़ा नहीं आया, उसमें मतलब उसको ये लगता है, तो वो वापस इंडिया आ गया। लेकिन अब उसको इंडिया आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, परमानेंट रीसेटलमेंट का उसको परमिट लेना पड़ेगा। भाई परमानेंटली तू यहीं पे रह रहा है, रीसेटलमेंट का तेरे को परमिट लिया जाएगा। और वो परमिट कैसे मिलेगा, किसी भी लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ वगैरह बनाया उसके अंदर मिलेगा। और फिर उसको जो क्लोज बी है जो आर्टिकल 6 का, जो ये कहता है कि भाई वो 6 महीने तक वो एप्लीकेशन देगा, फिर एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले वो भारत का रेजिडेंट हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, तो उसके तहत उसको इंडिया का रेजिडेंट दोबारा मान लिया जाएगा।
ये कहता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आर्टिकल 8 क्या कहते हैं, आर्टिकल 8 क्या कहते हैं कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब आर्टिकल 6 तो कह दिया भाई इंडिया से जो पाकिस्तान से इंडिया है उनकी सिटीजनशिप। आर्टिकल 7 कहता है कि भाई इंडिया से जो पाकिस्तान गए उनकी सिटीजनशिप। अब वो बंदे कहाँ जाए जो इंडिया छोड़ के गए हुए हैं, मतलब है इंडिया के लेकिन आउटसाइड किसी दूसरी कंट्री में, यूएसए में कर रहे हैं, यूके में ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे उनका क्या होगा उनकी सिटीजनशिप का इस मामले में। तो अब ये इसके बारे में आर्टिकल 8 प्रावधान करता है। ये क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में लिखी कोई भी बात के अलावा, ठीक है ना, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी पर्सन जो खुद या उसके माता पिता में से कोई भी या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ था। कौन सा इंडिया, वही इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है, ठीक है। एंड हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, और जो कि अब मूल रूप से रह रहा है इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और जो कि अब मूल रूप से इंडिया से ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, जो कि अब इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, शो एज सो डीम्ड, क्या कहते हैं, डिफाइंड, उस इंडिया से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो इंडिया डिफाइंड उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री में अब रह रहा है, डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अब वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेट और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। और अगर वो जो है वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा जब वो इंडिया के जो डिप्लोमेट है, जिस कंट्री में वो रह रहा है, अगर वो उस कंट्री में इंडिया का कोई डिप्लोमेट है, कोई कौंसलर है, कौंसलर का मतलब राजदूत वगैरह जहाँ होते हैं, अगर वो उसके ऑफिस में जाकर के वहाँ पे अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवाता है तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है ना। ये बात कहता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि भाई इन द कंट्री वेयर ही इज, वो फॉर द टाइम बीइंग बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले या इसके बाद में अगर वो रहता है तो सीधी सी बात है, ये कुछ नहीं कहता। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भाई कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर रह रहा है और उसके माता पिता में से या वो खुद या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया डिफाइंड है उसमें पैदा हुए हैं, अब वो खुद पर्सन वो बाहर रह रहा है, मान लिया वो यूएसए रह रहा है, तो अब उसकी सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगी कि जो इंडिया का डिप्लोमेट या इंडिया का कोई कौंसलर, राजदूत वगैरह जो यूएसए के अंदर होगा, वो वहाँ उसके पास जाकर के अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में वहाँ पे रजिस्टर करवाएगा और उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे कि उस टाइम जब डिवीज़न हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो आउटसाइड कंट्री रह रहे थे, उनके पास खतरा था। अब मान लिया कोई कराची का बंदा है, कराची उससे पहले इंडिया 1947 से पहले इंडिया का पार्ट था, अब वो रह रहा है अमेरिका, वो रह रहा है अमेरिका। अब कराची तो पाकिस्तान में चला गया, 15 अगस्त 1947 के बाद कराची पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अब वो बंदा वो तो वहाँ रह रहा है ना, यूएसए में रह रहा है वो तो, सॉरी कराची वाला बंदा। अब वो क्या करे, वो अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में कैसे रजिस्टर करवाएगा, वो क्या करेगा कि जो इंडिया का जो डिप्लोमेट वहाँ होगा यूएसए के अंदर, वो उसके पास जाएगा और अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में रजिस्टर वहाँ पे करवा लेगा और उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। ये बात कहता है और कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आर्टिकल 9 क्या कहते हैं, पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अब आपको पता होगा कि इंडिया जो है ड्यूअल सिटीजनशिप के ऊपर नहीं चलता, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, सीधी सी बात है भाई, आप या तो जो है इंडिया के सिटीजन हो सकते हो या किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हो सकते हो। ड्यूअल सिटीजनशिप ये नहीं होती सिर्फ कि भाई इंडिया में भी हो और हरियाणा में भी हो, राजस्थान की भी हो, अलग से नहीं। आप कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ये भी परमिट करती है कि आप उस कंट्री के सिटीजन होते हुए भी दूसरी कंट्री के सिटीजन हो सकते हो, ऐसी भी काफ़ी कंट्रीज हैं, लेकिन ये बात इंडिया में लागू नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और आप यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हो, तो देन जैसे ही आपने यूएसए की या किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली,
आपकी इंडिया की सिटीजनशिप वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ ये बात कहता है, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के तहत वो सिटीजन नहीं होगा, और डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, या फिर उसको आर्टिकल 6 के तहत इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, 6 और आर्टिकल 8 के तहत, सॉरी, इफ ही हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, और यदि उसने अपने आप अपनी मर्जी से किसी दूसरी स्टेट यानी फॉरेन स्टेट यानी किसी दूसरे कंट्री की जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो फिर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप हमेशा के लिए अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब जब भी उसके बाद अगर मान लो दोबारा होगा, तो मान लो उसको दोबारा अगर इंडिया का सिटीजन बनना है, तो उसको इंडिया के सिटीजन बनने के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात करता है और कुछ नहीं है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये डिफाइन करता है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है? कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी में जो लोग आए उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? कि जो इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में माइग्रेट हुए उनकी सिटीजनशिप कैसे खत्म होगी, कैसे उनकी सिटीजनशिप के साथ उनका क्या होगा। आर्टिकल 8 कहता है कि जो बंदे जो पर्सन उस टाइम आउटसाइड कंट्री रह रहे थे, किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे थे, उनकी सिटीजनशिप का क्या प्रोविजन होगा। अगर वो अपने आप को इंडिया के सिटीजन के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, ये उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 9 जो है वो ये कहता है कि भाई फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप आपने ले ली, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप आपने ले ली, वॉलंटरी एक्वायर कर ली, तो फिर उसके बाद आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, ये कहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ये आपको इसकी पीडीएफ ठीक है ना, ये तो आपका बस इतना सा ही होगा। ठीक है, ये आपका इतना सही हो गया। और उसमें क्या था, अब आगे बात करते हैं। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 अब किसके बारे में बात करता है आपका? आर्टिकल 10 बात करता है आपका कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। Every person who is or deemed to be person or deemed to be citizen of India under any of the following provisions of this part, subject to provisions of any law or made by the parliament, continue to be citizen। मतलब इसमें सीधा सा बात ये कहता है कि अगर किसी ने ऊपर के जो प्रोविजंस हैं जो अभी तक आर्टिकल 5 से लेकर के 9 तक दिए गए, इसमें किसी ने सिटीजनशिप ले ली इंडिया की, ठीक है, तो वो आगे सिटीजनशिप जब तक कोई पार्लियामेंट अगर कुछ अमेंड वगैरह नहीं कर देती है, कुछ अगर कोई और प्रोविजन नहीं करती, तब तक वो आगे सिटीजन रहेगा ही रहेगा, उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। मतलब एक बार की सिटीजनशिप ली, आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं, परमानेंट आप सिटीजन हो गए, आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। ये बात करता है और कोई दिक्कत नहीं करता। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या कहता है कि सिटीजनशिप के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को ही होगा, ठीक है ना। बस ये बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा सिटीजनशिप का पार्ट था, ज़्यादा इससे हमारे जुडिशरी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बस इतना ही इसमें पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, ये हमारा जो मेन आता है मतलब फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, हमारे मूल अधिकार। मैंने कहा ना कि सिटीजन तो बन गए, पार्ट 2 में सिटीजन, पार्ट 1 में देश बन गया, यूनियन बन गया, पार्ट 2 में सिटीजन्स आ गए, पार्ट 3 में अब बोला भाई सिटीजन्स को अपने अधिकार तो देने पड़ेंगे, तो इनके लिए पार्ट 3 बना दिया, उसको नाम दे दिया फंडामेंटल राइट्स का, जो कि हमारे बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चलते हैं पार्ट 3। ध्यान रखिएगा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे, ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है ना। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से, यूनाइटेड
स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। वहाँ पे कोई बिल ऑफ राइट्स के नाम से आया था 1890, शायद 1791 में उनका चौथा पांचवा अमेंडमेंट वाला बिल ऑफ राइट्स उसमें ऐड किए गए थे। वो सेम टू सेम हमारे फंडामेंटल राइट्स ही हैं लगभग। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा काम इतना नहीं है। हमें तो केवल जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। बस सोर्स कई बार पूछ लिया जाता है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के क्या होता है? डेफिनेशन पार्ट है। आर्टिकल 12 इज ए डेफिनेशन पार्ट जो कि डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट किसके लिए? इस पार्ट यानी इस पर्टिकुलर पार्ट यानी फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसमें स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, उसमें जब स्टेट वर्ड का कहीं इस्तेमाल हुआ तो स्टेट की क्या डेफिनेशन होगी, ये उसके बारे में बात करता है। आप अपना बैरक खोलें, उसके अंदर देखिए आर्टिकल 12, इसमें आपको शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप अपना बैरक खोल सकते हैं। उसके अंदर आप आर्टिकल 12 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट, इसको अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर से लेकर के यहाँ तक, सॉरी इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको जो है, एक सेकंड, आप इसको जो है अनलेस से लेकर के द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर से तक आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। द स्टेट इंक्लूड, अब इसके यहाँ से पढ़ने शुरू कीजिए। द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट, एक तो थोड़ा सा मेरे को ये दिक्कत आ रही है। द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? स्टेट के अंदर आपका इंक्लूड है आर्टिकल 12 में, स्टेट के अंदर आपका इंक्लूड है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या फिर किसी स्टेट की गवर्नमेंट या उसका लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड और उसके बाद क्या कहता है आगे, एक सेकंड सर, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, और बाकी क्या कहते हैं कि वे सभी लोकल या दूसरी अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो इसमें स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है? पार्लियामेंट इंक्लूड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं वो इंक्लूड है, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड है। इसके अंदर और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो भारत के अंदर जो है, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं कि, और जो जितनी भी अथॉरिटी भारत के अंदर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, वो सारी की सारी अथॉरिटीज़ आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, चाहे आप बिजली विभाग लगा लीजिए, जल मंत्री, कोई मंत्रालय लगा लीजिए, कोई और चीज़ लगा लीजिए, कोई डीसी ऑफिस, एसपी, पुलिस, जितनी भी तमाम अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो सारी की सारी अथॉरिटीज़ आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ये बात ये कहना चाहता है आर्टिकल 12। उसके बाद आर्टिकल 13 आपका लॉ के बारे में बात करता है, लॉ की डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि लॉ क्या है। हालांकि इसके बारे में इसमें लॉ की कोई सटीक डेफिनेशन नहीं दी हुई है, फिर भी हम बात करते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये बात करता है लॉज की कि वो अगर फंडामेंटल कौन से ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे, उनके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे, उनके साथ मेल नहीं खाते होंगे, तो उनका क्या स्टेटस होगा, ये उसके बारे में बात करता है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर, ये क्या कहता है कि भारत के सीमा में, भारत के क्षेत्र में लागू जितने भी लॉज हैं जितने भी लॉज जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले लागू हैं, ठीक है, हमारे जितने भी लॉज हैं, लगभग काफ़ी लॉज ऐसे हैं, जैसे आईपीसी हो गया, पहले सीआरपीसी 1898 होता था, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, और भी तमाम तरह के 70% जो ऐसे लॉज हैं, जो मेजर और माइनर लॉज हैं, आपने देखा होगा भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कोई भी ऐसा लॉ, मतलब जो वो लगभग क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के ही लॉ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना है, 1949 में बन गया था, 1950 में 26 जनवरी को हमने उसे अपनाया था।
वो तो उससे पहले के ही है। अब आईपीसी 1860 का है, सीपीसी 1908 का है, एनआई एक्ट वगैरह हो गए, एविडेंस अपना 1872 का है। तो ये क्या कहता है कि जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले फोर्स में थे, उन लॉज का ये क्या कहता है कि भाई उन लॉज इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, उन लॉज का उतना हिस्सा, उन लॉज का उतना हिस्सा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता, वो वहां तक वॉइड हो जाएगा। इस बात को हम बोलते हैं जुडिशियल ना सॉरी इस बात को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का मतलब होता है किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को ढक देना। और ये जो हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज 1 क्या कहता है कि जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, उनके ऊपर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के कवर में ले आता है। ठीक है ना? तो आच्छादन कर देता है उसका, इसलिए इसको बोलता है आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आपने देखा हुआ ना, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण हो गया, लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण हो गया। तो एक्लिप्स का मतलब होता है उसके ऊपर ग्रहण, वो चीज खत्म नहीं हुई है, केवल उसके ऊपर एक्लिप्स, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रहण, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगा दिया है। हमारे आईपीसी चल रहा है, सीआरपीसी चल रहा है, सीपीसी चल रहा है, पुराने जितने भी एक्ट है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है वो सारे लगभग चल ही रहे हैं। एक सीआरपीसी सॉरी 1898 का था, उसको बाद में 1973 में नया बनाया गया था। तो चल रहे उनका उतना हिस्सा, मतलब हर एक एक्ट में अलग अलग कोई बात लिखी जाए, उससे बढ़िया उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात यहाँ पे लिख दी कि जो पुराने जितने भी लॉज हैं उनका उतना हिस्सा निरस्त हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता, जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि अगला क्लोज टू कहते हैं द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ टू विच any law which takes away or abridges the right of conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. अब दूसरा जो पार्ट क्लोज है वो क्या कहता है, वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि स्टेट जो होगा वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो इस पार्ट यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो, उनका उल्लंघन करता हो। अगर यदि कोई लॉ बनाया है और उसका कोई भी पार्ट, या तो वो पूरा का पूरा लॉ या फिर उसका कोई भी पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स इनकंसिस्टेंट है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो उस हद तक वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो क्लोज 1 था वो तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर लागू हो रहा था, और जो क्लोज 2 है वो हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर लागू होता है। ठीक है ना? और ये जो क्लोज 2 है और क्लोज 1 है, यही हमारे, आपने एक सिद्धांत सुना होगा जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द क्लोज 1 और क्लोज 2 इज द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू। इन्हीं के बेस पर जो है हमारा कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी, हमारा हाई कोर्ट, वो क्या करता है, किसी भी कानून का रिव्यू करता है। वो जब रिव्यू करता है तो वो इन्हीं 2 क्लोजेस के ऊपर करता है। अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, जुडिशियल, एक तो मेरे को ये मेरी राइटिंग जो बड़ी गंदी राइटिंग है, आप थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू, ये मैं थोड़ा सा, आप अपने जो है बेयर एक्ट में जहाँ पर भी ये 2 क्लोज हैं वहाँ उनके बराबर में लिख लें, बस, ताकि बाद में जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है बड़ी आसानी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। क्वेश्चंस 99% जुडिशरी एग्जाम्स में, अदर लॉ एग्जाम्स में जुडिशियल रिव्यू के बारे में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज 1 और 2 है, वही जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 3 कुछ ज़्यादा नहीं कहता, ये कहता है कि भाई इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, अनलेस द कंटेक्स्ट, और यहाँ से लेकर के और रिक्वायर्ड तक। मैं ये जो ब्रैकेट में जो लिखवा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि ये कोई फालतू के वर्ड हैं, इन वर्ड्स की भी अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग होता है, परंतु
ये वर्ड्स कई बार हमें उस एक्ट को या उस सेक्शन को या उस आर्टिकल को पढ़ने में कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो बेयर एक्ट हैं वो लेमैन की लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं, वो लॉमैन की लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। इसलिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। अगर लेमैन की लैंग्वेज में लिख देंगे, अगर एनसीईआरटी की बुक्स की तरह लिख देंगे, तो फिर एनसीईआरटी की बुक्स में और हमारे बेयर एक्ट में क्या फर्क रह जाएगा। तो हमें किसी भी बेयर एक्ट को समझने से पहले लॉमैन की जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको लेमैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा अपने हिसाब से। तो इस तरह का, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखवाता हूँ। ये मेरी बात मैंने भी कहीं से सीखी है, मैंने भी देखा है, मैंने फिर उसको महसूस किया है। तो इसलिए हम आगे बात करते हैं। लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है ना, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। लॉ के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? कोई भी ऑर्डिनेंस हो गया, कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई भी बाय लॉ उपनियम हो गया, रूल, रेगुलेशन, कोई भी नियम, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई कस्टम, कोई रीति रिवाज, ठीक है ना, जो भी इंडिया की टेरिटरी में एक लॉ के रूप में लागू हैं वो सारे उसके अंदर लॉ में शामिल होंगे। हम धीरे धीरे आगे ऑर्डिनेंस क्या होता है ये सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे आएंगे ये प्रोविजंस, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं? लॉ इन्फोर्स। अब पहली बात तो लॉ का आ गया, अब आता है लॉ इन्फोर्स, प्रदत्त कानून, प्रवर्त कानून। प्रवर्त कानून क्या है?